हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के एक और दूसरी संरचना जो कि कला विहीन होती है यानी एमेम्ब्रेनस होती है। और वो केंद्रक के ऊपर में, इस तरह से मान लीजिए ये केंद्रक है कोशिका का, तो केंद्रक के ऊपर में पाई जाती है। केंद्रक के जस्ट ऊपर में पाई जाने वाली एक एमेम्ब्रेनस या झिल्ली विहीन संरचना होती है या कोशिका विहीन या एमेम्ब्रेनस संरचना, जिसका नाम है तारक काय या सेंट्रोसोम। ठीक है, तो सेंट्रोसोम का आज स्ट्रक्चर हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, सबसे पहले एक देख लेते हैं उसकी खोज किसने की थी। सेंट्रोसोम की खोज की थी बेनेडीन नामक वैज्ञानिक ने। इनकी खोज किसने की थी? बेनेडीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसको नाम दिया था सेंट्रोसोम। नाम किसने दिया था? ये टी बोवेरी ने 1888 में सेंट्रोसोम नाम दिया था। ठीक है, अब ये सवाल किन में पाया जाता है, कौन सी कोशिकाओं में? सभी कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है। ये जंतु कोशिकाओं की मुख्य विशेषता है। सेंट्रोसोम वास्तव में जंतु कोशिकाओं की मुख्य विशेषता है या एनिमल सेल्स में ज्यादातर या सामान्यतः एनिमल सेल्स में पाया जाता है। लेकिन लोअर प्लांट्स में या निम्न पादप जैसे कि एल्गी है, शैवाल, फंजाई है, कवक और ब्रायोफाइटा आदि, इनमें लोअर प्लांट्स में भी पाया जाता है कौन? सेंट्रोसोम। ठीक है, और अनुपस्थिति देखें तो हायर प्लांट्स में, माने उच्च पादप कोशिकाओं में, उच्च पादप कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होता है या हायर प्लांट्स में अनुपस्थित होता है। इसको कोशिका केंद्र या सेल सेंटर भी कहा जाता है, क्योंकि केंद्रक के जस्ट ऊपर में स्थित होता है और ये कोशिका को दो भागों में विभाजित होने के लिए प्रेरित करता है जंतु कोशिकाओं को। तो इसको कहा जाता है सेल सेंटर। ठीक है, कोशिका केंद्र या सेल सेंटर भी कहा जाता है। सेंट्रोसोम वास्तव में क्या होता है, या सेंट्रोसोम या तारक काय दो नलिकाओं की बनी होती हैं। इस तरह से छोटी छोटी, जैसे देखा जाए अंदर से इसको देखा जाए तो ये दो नलिकाएं होती हैं इस तरह से। ठीक है, दो बेलनाकार नलिकाएं दिखाई पड़ती हैं सेंट्रोसोम के अंदर में, उनको कहा जाता है सेंट्रियोल। इन बेलनाकार नलिकाओं को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है तारक केंद्र या सेंट्रियोल कहा जाता है। ये दो बेलनाकार नलिकाओं से बनी हुई हैं, इनको क्या कहा जाएगा? तारक केंद्र या सेंट्रियोल। इनको क्या कहा जाएगा? तारक केंद्र या सेंट्रियोल कहा जाता है, जो कि एक दूसरे से 90 के एंगल पर स्थित होती हैं और चारों तरफ से एक विशेष प्रकार के द्रव, है ना, चारों तरफ एक विशेष प्रकार के द्रव से घिरी रहती है। यह द्रव कहलाता है सेंट्रोस्फियर। ये एरिया या द्रव कहलाता है सेंट्रोस्फियर। और वास्तव में इसमें झिल्ली नहीं होती है। इस तरह से इस एरिया में, मानी ये दोनों ट्यूबुल या दोनों तारक केंद्र के चारों तरफ कोशिका द्रव्य जो स्पष्ट व क्लियर कोशिका द्रव्य चारों तरफ से घिरा रहता है। और ये क्षेत्र थोड़ा अलग सा दिखाई पड़ता है, यह क्षेत्र कहलाता है सेंट्रोस्फियर, है ना। चारों तरफ जो क्षेत्र है कोशिका द्रव्य का, क्लियर कोशिका द्रव्य का, ये क्षेत्र कहलाएगा सेंट्रोस्फियर। ठीक है, उसके बाद इसमें हम एक एक करके इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे। सेंट्रोस्फियर और दो सेंट्रियोल उपस्थित होने के कारण इसको कहा जाता है डिप्लोसोम नाम दिया गया। दो सेंट्रियोल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं, इसी कारण इसका नाम क्या हो गया? डिप्लोसोम भी इसे कहते हैं। ये कोशिका में सामान्य अवस्था में दिखाई नहीं पड़ती हैं, जबकि इंटरफेस अवस्था में, जब कोशिकाएं विभाजन की अवस्था में जाने को होती हैं, जब विभाजन की तैयारी होती है कोशिकाओं में इंटरफेस अवस्था या अंतर प्रावस्था में, उस समय ये सेंट्रियोल केंद्रक के ऊपर में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगती हैं और सामान्य अवस्था में यह सेंट्रियोल दिखाई नहीं पड़ती हैं। सेंट्रियोल जो होती हैं या तारक केंद्र जो होते हैं, इसके दो तारक केंद्र स्पष्ट रूप से होते हैं जब कोशिका विभाजन की अवस्था आती है। सेंट्रियोल में क्या क्या, किस चीज के बने होते हैं? ये इसके अंदर में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन स्थित होते हैं। सेंट्रियोल के अंदर में क्या किस किस चीज से बने होते हैं? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। पहले ये माना जाता था कि एक ही सेंट्रियोल जो है वो दो भाग में विभाजित हो जाता है, लेकिन आजकल वैज्ञानिकों ने रिसर्च के द्वारा यह सिद्ध किया है कि इसमें डीएनए पाए जाते हैं और वो डीएनए भी डबल स्टैंडर्ड होते हैं और ये नए सेंट्रियोल की रचना कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर को हम क्लियर रूप से देखते हैं, एक स्पष्ट रूप से इन संरचना के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये प्रत्येक सेंट्रियोल 9 सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बनी होती है ना। प्रत्येक सेंट्रोसोम जो होता है, प्रत्येक सेंट्रियोल 9 सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बनी है। सेंट्रोस्फियर के अंदर में 2 सेंट्रियोल स्थित हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल की संरचना, यहाँ पर एक सेंट्रियोल का क्लियर रूप से संरचना बनाकर रखे हैं हमने।
देखिए इसमें एक सेंट्रियोल में 9, इस तरह से देखिए इसमें नंबरिंग किया गया है कि 1 2 3 4 से लेकर ऐसे पूरा 9 इसमें माइक्रोट्यूबुल्स के ये बने होते हैं, है ना। 9 माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं और बीच में कोई ट्यूबुल नहीं होता, उसको नाभि कहा जाता है या हब कहा जाता है। तो ये 9 बेलनाकार नलिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। इन नलिकाओं को कहा जाता है माइक्रोट्यूबुल्स या उपतंतु। ठीक है, अब ये प्रत्येक माइक्रोट्यूबुल्स जो होती हैं 9 है, उनमें से प्रत्येक माइक्रोट्यूबुल्स फिर से 3 उपतंतुओं में या सब फाइब्रिल्स में विभाजित हैं। तो प्रत्येक सब फाइब्रिल्स या उपतंतु को क्या कहा जाता है? ए। सबसे बाहर की ओर जो उपतंतु है उसको ए कहा जाता है, ए नाम दिया गया। और बीच में जो उपतंतु है उसको क्या कहा गया? बी। और सबसे नीचे जो उपतंतु है वो है सी। तो इस तरह से इसमें 9 माइक्रोट्यूबुल्स के अंदर प्रत्येक माइक्रोट्यूबुल में 9 में से प्रत्येक में 3 की व्यवस्था फिर से होती है। इसको ट्रिपलेट फैशन कहा जाता है। तो ये तीनों में से ए जो होता है, ए माइक्रोफाइब्रिल या ए सब फाइब्रिल जो होता है वो सी सब फाइब्रिल से जुड़ता है। ए बी सी 3 माइक्रोफाइब्रिल सब फाइब्रिल से बने हुए हैं। तो इसमें सब फाइब्रिल्स में से ए सब फाइब्रिल जो होता है या उपतंतु सी उपतंतु से, इसी तरह से इसमें भी देखिए ए उपतंतु सी उपतंतु से, और इसमें भी ए उपतंतु सी उपतंतु से, इस तरह से एक चक्र के भांति निर्माण करते हैं या गाड़ी के पहिए के रूप में इनका स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसको कार्ट व्हील या गाड़ी का पहिया के आकृति का होता है करके आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो सूक्ष्म नलिकाएं माइक्रोट्यूबुल्स को इसीलिए 9+0 की व्यवस्था कहा जाता है। इनको कैसे कहा जाता है? 9 तो परिधि में पाई जाती हैं, परिधि में पाई जाने वाली सूक्ष्म नलिकाएं 9 होती हैं और बीच में कुछ भी नहीं होता, इसीलिए इनकी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? 9+0 सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था होती है, कहा जाता है। प्रत्येक सूक्ष्म नलिकाओं में 3 सब फाइब्रिल्स होते हैं और प्रत्येक सब फाइब्रिल या उपतंतु को यदि हम अलग करके देखें माइक्रोस्कोप के द्वारा तो वो 13 और छोटे छोटे नलिकाओं से मिलकर बने होते हैं, है ना। 13 और छोटे छोटे फाइब्रिल से और माइक्रोफाइब्रिल से मिलकर बने होते हैं। और ये सारे माइक्रोफाइब्रिल्स जो होते हैं वो क्या किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये हो गया उसकी संरचना में आपको महत्वपूर्ण रूप से यही याद रखना है कि 9+0 की व्यवस्था इनमें होती है और प्रत्येक परिधीय जो नलिकाएं होती हैं वो फिर से 3 छोटी छोटी और उपतंतुओं से मिलकर बनी होती हैं और इनमें से इनकी व्यवस्था ए बी सी, बाहर से ए, बीच में बी, मध्य में बी होता है और सबसे अंदर की ओर सी होता है। और ए जो है वो सी के द्वारा जुड़ा रहता है और फिर से ए सी के द्वारा, और इस तरह से एक कार्ट व्हील के समान संरचना का निर्माण करते हैं और बीच में कोई माइक्रोफाइब्रिल नहीं होता, जिसके कारण इसको हब या नाभि कहा जाता है। तो ये हो गया इसकी संरचना। अब सेंट्रोसोम की संरचना क्लियर हो गई। इसके बाद हम इसके कार्य को देखते हैं। तो ये सेंट्रोसोम वास्तव में क्या है? जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय में महत्वपूर्ण इनका रोल होता है। जंतु कोशिकाओं में जैसे देखिए इस तरह से कोशिका जब विभाजन की अवस्था में होती है और मेटाफेज में दोनों सिरों में सेंट्रियोल जो है वो विभाजन के समय दोनों सिरों में एक एक सेंट्रियोल पहुंच जाते हैं। सेंट्रोसोम प्रत्येक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल हैं जो विभाजन के समय में दोनों केंद्रक के दोनों सिरों में कोशिका के दोनों ध्रुवों की ओर एक एक सेंट्रियोल चले जाते हैं और इसमें से स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है या तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है। और ये तर्कु तंतु जो होते हैं इस तरह से जो क्रोमोसोम होते हैं उनको विपरीत सिरे में ले जाने का कार्य करते हैं और उसके बाद फिर कोशिका में विभाजन होता है। कोशिका जो है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। तो कोशिका विभाजन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहला कार्य क्या है इनका? कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका, है ना। ये हो गया पहला कार्य इसका क्या है? कोशिका विभाजन। ठीक है, पहला कार्य क्या है? कोशिका विभाजन में सहायक या विभाजन में तर्कु तंतु का निर्माण करना। क्या काम करते हैं ये? तर्कु तंतु का निर्माण करना। उसके बाद ये क्या करते हैं? सीलिया और फ्लेजिला का जो बेसल ग्रेन्यूल्स है उनका निर्माण करते हैं। सीलिया और फ्लेजिला, सीलिया जो होता है इस तरह से पैरामीशियम आदि कई जंतुओं में छोटे छोटे धागे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इस संरचनाओं को कहा जाता है सीलिया।
और इस तरह से जैसे यूग्लिना है, यूग्लिना में इस तरह से फ्लैजिला पाया जाता है। तो ये सीलिया और फ्लैजिला के एक विशेष बेसल ग्रेन्यूल के द्वारा निकलते हैं बाहर, है ना, उत्पत्ति इनकी होती है। तो इनके बेसल ग्रेन्यूल्स का, सीलिया व फ्लैजिला के बेसल ग्रेन्यूल्स का निर्माण करते हैं। सीलिया व फ्लैजिला के बेसल ग्रैन्यूल्स का ये निर्माण करते हैं। ठीक है, बेसल ग्रैन्यूल्स का निर्माण करते हैं या आधारीय कण का। ठीक है, बेसल ग्रेन्यूल्स का निर्माण करते हैं। और तीसरा, शुक्राणु में जो पूंछ की संरचना होती है, शुक्राणु में या स्पर्म में पूंछ की संरचना इसी बेसल ग्रेन्यूल से होती है। शुक्राणु के पूंछ की संरचना जो है वो कहाँ से निकलती है? संरचना में भूमिका क्या है? शुक्राणु जो होता है, मान लीजिए इस तरह का ये शुक्राणु स्थित है, शुक्राणु ये मिडिल पीस और इसका पूंछ है। तो इसका पूंछ जो है वो कहाँ से निकलता है? यहाँ पर जो बेसल ग्रेन्यूल्स है उससे निकलता है। और बेसल ग्रेन्यूल का निर्माण किससे हो रहा है? बेसल ग्रेन्यूल का निर्माण होता है किससे? सेंट्रोसोम से। तो सेंट्रोसोम जो होते हैं वो बेसल ग्रेन्यूल का निर्माण करते हैं और ये बेसल ग्रेन्यूल शुक्राणु के पूंछ का निर्माण करते हैं। और तर्कु तंतु के निर्माण के कारण ये तीसरा इनका कार्य है कि कोशिका विभाजन को ये प्रेरित करते हैं। जब तक तर्कु तंतुओं का या इसके स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण सेंट्रोसोम के द्वारा नहीं होगा या सेंट्रियोल्स के द्वारा, तब तक इनमें कोशिका में विभाजन जो है वो नहीं हो सकती। तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, तर्कु तंतुओं का निर्माण करना और कोशिका के विभाजन को प्रेरित करना। ठीक है, यह हो गया महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, तो सेंट्रोसोम जो है ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से बना होता है। सेंट्रोसोम के प्रत्येक सब फाइब्रिल्स जो होते हैं वो ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रोसोम की संरचना जो टोटली एमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, कला विहीन संरचना जो कि कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और केंद्रक के ऊपर स्थित होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स को।